ओके गाइज, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूथ कनेक्ट। मेरे साथ फिर से हैं तुषार भाई, वेलकम टू द स्टूडियो। और आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कुंडली के ऊपर। तो तुषार भाई, आज का मेरा सवाल ये है कि क्या मैं कुंडली से अपनी किस्मत चेंज कर सकता हूँ? क्या मैं चाहूँ तो एकदम पैसे वाला बनना अभी नॉर्मल से, या एक लग्जरी लाइफ चाहना कि मुझे ऐसी मिल जाए, तो इज़ इट पॉसिबल? देखो भाई, जैसे आपका सवाल था कि क्या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, ज्योतिष के थ्रू, कुंडली के थ्रू डेस्टिनी को बदला जा सकता है? क्या कोई गरीब इंसान एकदम अमीर बन सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। डेस्टिनी को एस्ट्रोलॉजी के थ्रू नहीं बदला जा सकता। अच्छा। यस, देयर आर वेज ऑफ इट, देयर आर अदर वेज ऑफ इट। ओके। स्पिरिचुअलिटी के थ्रू बदला जा सकता है, बट एस्ट्रोलॉजी के थ्रू नहीं बदला जा सकता। ओके। एस्ट्रोलॉजी इज अ वे टू रीड योर डेस्टिनी। जैसे कि एक पीडीएफ होती है ना, हाँ। पीडीएफ में आप डायरेक्टली चेंजेस नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पीडीएफ एडिटर चाहिए। राइट। ऐसी ही हमारी डेस्टिनी है। उसमें आप ऐसा नहीं है कि उसको आप एस्ट्रोलॉजी या फिर ये बोलूंगा ऐसी ही एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप उस पीडीएफ को पढ़ तो सकते हो, उस पीडीएफ को बदल नहीं सकते। समझ गया। उसके पीछे देखो, पहले आप इसको समझने का कोशिश करिए कि अगर एस्ट्रोलॉजी के थ्रू डेस्टिनी को बदला जा सकता, तो आज जितने भी वेल रेड एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जितने भी लोग हैं, ये शायद अंबानी से भी ऊपर होते। राइट। बट ऐसा नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू डेस्टिनी को बदला नहीं जा सकता। इसको एक और मैं एग्जांपल से थोड़ा सा और स्ट्रेच करके मैं समझाऊंगा आपको। देखो, डेस्टिनी जो है, आपकी डेस्टिनी अलग है, मेरी डेस्टिनी अलग है। आप एक अलग तरीके में एनवायरनमेंट में पले बड़े हो, आपको अलग तरीके के पेरेंट्स मिले, या मेरे को अलग तरीके, हम दोनों की जितनी भी सिचुएशंस है, जितनी भी लाइफ की चीज़ें हैं, वो सब अलग अलग हुई है। वो तो हर पर्सन की, एवरी पर्सन की अलग होती है। चाहे एक माँ बाप के ही दो बच्चे हों, सबकी अलग होती है। एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट डेस्टिनी। राइट। बट हमें यह भी पता है कि भगवान जो है वो अनफेयर नहीं है लाइफ में। हाँ। ऐसा नहीं है कि आपको अलग दिया, मुझे अलग दिया। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर अलग दिया तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। तो रीजन क्या है, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करती है। ठीक है। देखो, जिस जगह हम रहते हैं ना, वो एक लॉ से गवर्न होती है। एक लॉ है जो हमारी पूरी लाइफ को रेगुलेट कर रहा है, हमारी पूरी जिंदगी को, डेस्टिनी को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है। उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कर्मा। ओके। लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है? आप जो बीज डालोगे आपको वही फल मिलेगा। राइट। आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। अब अगर किसी की लाइफ में आज की उसकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि उसने पूरी जिंदगी गरीब रहना है, तो उसके पीछे कारण है कि उसने कुछ ना कुछ अपनी पास्ट लाइफ्स में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जस्ट पास्ट लाइफ में, हो सकता है 4 पास्ट लाइफ पहले, 5 पास्ट लाइफ पहले, कभी किसी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा करा हो, जो कुछ ऐसा सीड बोया हो, एक बीज बोया हो, जो आज उसकी लाइफ में फ्रूट बन के सामने आ गया हो। ठीक है, समझ गया। और ये जो कर्म होते हैं, इसकी भी क्लासिफिकेशन है। ये 3 तरह के होते हैं। अच्छा। पहले होते हैं संचित कर्म। संचित कर्म मतलब क्या है? देखो, आप और मैं करीबन हम लोगों ने, ये समझ लो, 2000 से ज़्यादा ह्यूमन लाइफ्स जी चुके हैं हम लोग पहले, पास्ट में। राइट। पास्ट में हम 2000 से ज़्यादा ह्यूमन लाइफ जी चुके हैं। जानवरों की कितनी जी है, कोई कभी हिरन बन के, कभी शेर बन के, ये वो मैं उसको काउंट नहीं कर रहा। ठीक है। वो करेंगे तो शायद लाखों में पहुंच जाएगी, बट इतना मान लो कि हमने 2000 से ज़्यादा ह्यूमन लाइफ्स हम जी चुके हैं। ठीक है। अब उन 2000 से ज़्यादा ह्यूमन लाइफ से हमने कुछ ना कुछ कर्म करे, कुछ अच्छे कुछ बुरे, किसी की हेल्प करी, किसी को सताया भी होगा कभी, कुछ ना कुछ ऐसे हमने कुछ ना कुछ जरूर कर्मा करे है। राइट। अब वो जो सारे कर्मा है जो अभी तक पेंडिंग स्टेट में है, जो अभी तक हमने सफर नहीं करे हैं, वो जिस जगह पे एक जगह पे स्टोर हो चुके हैं, संचित हो चुके हैं। समझ गया। उसे कहते हैं संचित कर्मा। ठीक है। अब वो सारे एक्यूमुलेटेड कर्मा है, उन्हें कहते हैं संचित कर्मा। और संचित कर्मों में से एक छोटा सा पार्ट आपकी लाइफ में निकाल के आपकी ह्यूमन बॉडी को रचा गया है, ह्यूमन बॉडी बनाई गई है, बना दी। अच्छा। ठीक है। आपकी पूरी एक डेस्टिनी लिख दी गई है, जिसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। अच्छा। आपने जो बीज बोया था, अब वो बीज पेड़ बन गया है। अच्छा। ठीक है। अब ये जो बीज पेड़ बन गया है, इसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। और इस प्रारब्ध कर्म को ना हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू रीड कर पाते हैं। अच्छा। जैसे कि गिलास में पानी है, तो उतने कर्म इकट्ठे हो गए, उसमें से थोड़े से निकाले जो पक गए, आप कह रहे हो, और उसके थ्रू यूनिवर्स ने हमारी कुंडली बना दी और हमें जन्म दे दिया। तो उस मतलब जो कर्म थे हमारे, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें ये वाली लाइफ जीनी है। एग्जैक्टली। तो वो कर्म जो है, वो प्रारब्ध कर्म जो होते हैं, वो उसको रीड करने की वे है एस्ट्रोलॉजी। अच्छा। ठीक है। पढ़ सकते हैं कि क्या क्या लिखा है, पढ़ सकते हैं क्या क्या लिखा है, एस्ट्रोलॉजी से पढ़ सकते हैं। बदलने के लिए देयर आर डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ इट।
वो एक अलग टॉपिक है। वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में कभी बाद में चर्चा करेंगे। बट एस्ट्रोलॉजी से नहीं बदला जा सकता, ठीक है। एक तीसरा तरीके का कर्म आता है जिसे कहते हैं क्रियामान कर्म। अच्छा। बीइंग अ ह्यूमन, आप भी ह्यूमन हो, मैं भी ह्यूमन हूँ, ठीक है। हम लोगों को एक फ्री विल दी गई है, कुछ चीज़ें करने की फ्री विल दी गई है। आप चाहो तो आप जाके 4 बंदों में खाना बंटवा सकते हो, आप चाहो तो किसी का मर्डर भी करवा सकते हो। आपके पास ये फ्री विल है करने की, अच्छा भी कर सकते हो, बुरा भी कर सकते हो। इसे कहते हैं क्रियामान कर्म, जो आज आपके हाथ में कंट्रोल में है। इसको ऐसे समझो कि आपने एक तीर कमान आपके पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। उसमें से बहुत सारे तीर पड़े हैं, वो बहुत सारे तीर है संचित कर्म, ठीक है। उसमें से आपने एक तीर निकाल के छोड़ दिया, अब जो छूट चुका है वो है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म। और अब जो आपके हाथ में कंट्रोल है कुछ भी चीज तीर चलाने का, उसे कहते हैं क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म, ठीक है। ये बात सच है कि इस क्रियामान कर्म में इतनी पावर है कि आपके प्रारब्ध को बदल सकता है। अच्छा, मतलब बदल सकते हैं इससे। बट यस, एज आई सेड, देयर आर डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ इट। कभी उसके बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। जैसा आपका सवाल था, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू डेस्टिनी बदली जा सकती है, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू डेस्टिनी नहीं बदली जा सकती, बट थोड़ी बहुत ऑल्टरेशन करी जा सकती है। जैसे कि आपकी कुंडली में लिखा हुआ है कई बार एक्सीडेंट होना, ठीक है। अब आपने क्या करा, अपनी उस टाइम पीरियड में अपनी गाड़ी खुद जा करके ठोक दी वहां पर, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस बात को रियलाइज कर लिया कोई मेरा पास्ट का कर्मा था जिसको मैं बाय चॉइस भोग रहा हूँ। समझ रहे हो? जब उस चीज को डेस्टिनी करवाएगी ना तो वो बहुत पेनफुल तरीके से कराएगी, पेनफुल तरीके से करवाएगी। तो छोटे मोटे कुछ इवेंट्स है जिसको आप बाय चॉइस सफर कर सकते हो, और उसमें साथ में एक फॉरगिवनेस प्रेयर भी करो। माफी मांगनी चाहिए अपने जो भी आपका कर्मा आपको पनिश करने के लिए आया, उसके लिए साथ में अगर एक फॉरगिवनेस प्रेयर करो और ये रेमेडीज करो तो आप कहीं ना कहीं डेस्टिनी को थोड़ा सा ऑल्टर कर सकते हो। बट 180 डिग्री पलट जाएगी ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा। समझ गया मैं। राइट। अच्छा, एक बात बताओ, ज्योतिष में जो लोग रेमेडी करवाते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं ये करो वो करो, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है फिर? देखो, ज्योतिष में जो रेमेडी होती है ना, रेमेडी इसको अगेन फिर से समझ लेते हैं कि क्या होता है कि आपने कुछ सर्टेन तरह के कर्मा करे, अब वो कर्मा आपको पनिश करने के लिए आया, आपको सजा देने के लिए आपके सामने आज आ गए, ठीक है। अब रेमेडी करके आप यूनिवर्स को एक सिग्नल दे रहे हो कि आप अब एक सही ट्रैक पे हो और आप फॉरगिवनेस मांग रहे हो यूनिवर्स से, तो उस फॉरगिवनेस के लिए ये रेमेडीज करी जाती हैं। जैसे पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, और अलग अलग तरह की होती हैं। कुछ दान पुण्य करते हैं, कुछ चीज़ें करते हैं। ये जो ज्योतिष जो भी उपाय बताते हैं, उपाय का रीज़न यही, एक्चुअल रीज़न जो है वो तो यही है कि आप अब एक सही रास्ते पर हो। जैसे कि अगर आप तिहाड़ जेल में जाओगे, ठीक है, तिहाड़ जेल में कोई ना कोई कैदी होते हैं, बिल्कुल, ठीक है। अब कुछ कैदी जो होते हैं वो सही रास्ते पर चलने लग जाते हैं, कोई अच्छे ट्रैक पर चल रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कुछ एक स्पिरिचुअल ट्रैक पर कुछ, मतलब एक अच्छे ओवरऑल अच्छे ट्रैक पर अब चल रहे हैं। तो प्रेसिडेंट वहाँ पे आता है और कुछ लोगों की सजाएं कम कर देता है। राइट, सजा कम हो जाती है। तो दिस इज द ओनली पर्पज ऑफ रेमेडी। कहीं ना कहीं हम यूनिवर्स को एक सिग्नल दे रहे हैं, हम फॉरगिवनेस मांग रहे हैं। रेमेडी के साथ ना, कोई भी रेमेडी आप करो, हमेशा एक फॉरगिवनेस प्रेयर जोड़ दो कि मुझे माफ़ कर देना, ये मुझसे गलती हुई होगी कभी, जाने में अनजाने में, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुझे माफ़ी दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप जिस भी भगवान को, जिस देवी देवता को आप मानते हो, उसके आगे आप माफ़ी मांगो कि कोई ना कोई मेरे कार्मिक कुछ रहा होगा जिसकी वजह से आज मैं ये चीज़ सफ़र कर रहा हूँ, भुगत रहा हूँ। हाँ। अब आप कभी आपने ये चीज़ देखी है लाइफ में ना, कुछ लोगों को एक पैटर्न बार बार रिपीट होता है, कुछ लोगों को बार बार धोखे मिलते हैं, कुछ लोगों को, अब मेरा एक दोस्त है, वो उसका एक ही कहना है कि यार बार बार मैं जितनी भी रिलेशनशिप्स में जाता हूँ ना, हर जगह पे मुझे धोखा मिलता है, हर रिलेशनशिप में धोखा मिला, और उसका माइंडसेट उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया रिलेशनशिप के टूवर्ड्स या अपोजिट जेंडर के टूवर्ड्स भी। बट एक्चुअल में अगर मैं उसकी कुंडली देखूंगा ना, तो उसकी कुंडली में वो चीज़ लिखी हुई है, लिखी है उसकी कुंडली में। यस। अच्छा, जैसे अभी आप कर्मा के बारे में बता रहे थे, तो मैं कर्मा के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहूँगा कि कर्मा कौन कौन से जो होते हैं, जो हमें, जो मतलब ज़्यादा बड़े हैं। जैसे सपोज करो मुझे भी पता नहीं है, एज ए अननोन मैं जाने में अनजाने में कोई गलती कर देता हूँ। दो चीज़ें हो गई, एक तो आप गलती कर रहे हैं, जैसे चींटी पैर से दब के मर गई, आप चल रहे हो और आपको नहीं पता, तो क्या उसकी माफ़ी मिल सकती है या नहीं मिल सकती? दूसरा ये कि भाई मच्छर तो हम जानबूझ के मारते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि यार गाय मारो तो गलत है और वहीं कोई मुर्गा खा रहा है। ये मेरा थ्योरी है, मैं देखता हूँ लोगों को, या कोई मच्छर मार रहा है। बहुत सारे लोग हैं कुत्ते से प्यार करेंगे, गाय से प्यार करेंगे और 4-5 चीज़ों से प्यार करेंगे, या कहीं
सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहे हैं तो अचानक उन्हें ख्याल आएगा अरे यार एक गलत कर दिया इस एनिमल के साथ, इस एनिमल को नहीं मारना चाहिए था, ठीक है। वहीं वो चिकन खा रहे हैं, कोई मटन खा रहा है सपोज करो, फिर कहीं कोई मच्छर, तो हर कोई ही मारता है अकॉर्डिंग टू मी, एक आदि कोई ऐसा होगा जिसने लाइफ में मच्छर ना मारा होगा, समझना। मेरा मानना है कि जीवन मच्छर में भी है, जीवन मुर्गे में भी है, जीवन गाय में भी है, जीवन सब में है, जीव में। तो इसे मतलब आप किस नज़रिए से देखते हो? देखो इसको मैं अगेन, जैसे मैंने आपको कर्मों की क्लासिफिकेशन बताई, ऐसी एक और कर्मों की क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ कर्मा, ठीक है। एक देखो, एक होते हैं हाईएस्ट इंटेंसिटी के कर्म, जिसको हिंदी में दृढ़ कर्मा भी बोलते हैं। उसके लिए आप कितनी माफ़ी मांग लो, कितना कुछ कर लो, उसकी माफ़ी नहीं है। कोई एग्जांपल उसका? एग्जाम्पल जैसे देखो, मैं ऐसे डायरेक्टली मैं आपको कुछ रेफरेंस लेके समझा देता हूँ। मैंने कुछ पास्ट लाइफ रिग्रेशन के इंसिडेंट्स देखे थे, अच्छा, ठीक है। देयर आर सम पीपल जो आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू लोगों की पास्ट लाइफ को एनालाइज करते हैं कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो एक पर्सन था जो मुगल आर्मी में था और उस टाइम पर बहुत लोगों को मार पीट कर, बदतमीजी कर कर, उनकी वाइफ्स के साथ उनका शोषण करके, ये सब चीज़ें करके लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने में बहुत ज़्यादा वो था, मतलब अच्छा, कि धर्म परिवर्तन करवाया था उसने ओवरऑल? बहुत ज़्यादा, कम से कम 600 से ज़्यादा लोगों का उसने धर्म परिवर्तन करवाया था। अच्छा, ठीक है। और उसकी वर्डिंग्स ऐसी होती थी कि अगर कोई धर्म परिवर्तन ना करे तो इनकी कमर तोड़ दो, ठीक है। उस व्यक्ति की आज जो ये वाली प्रेजेंट लाइफ है, उसकी खुद की कमर टूटी हुई है। और कितना उसने, मतलब वो साफ बोलता है कि लाइफ में एक्सट्रीम लेवल पे मैंने दुर्भाग्य देखा है, कभी सुख देखा ही नहीं मैंने पैसों के मामले में या कुछ। कभी स्टार्टिंग में अर्ली एज में उसके फादर एक्सपायर हो गए अर्ली एज में उसके फादर एक्सपायर हो गए, ठीक है। कुछ टाइम बाद जो उसके फादर लोन वगैरह लेके गए थे, उन लोन वालों ने, लोगों ने उसे पकड़ लिया और अपना मजदूरी वगैरह का काम करवाया उससे, यस, उस व्यक्ति से। और इवन इतना सफ़र करा उसने, कभी वो अपने पता नहीं मासी वगैरह के घर गया, उन लोगों ने भी इसको अच्छे से ट्रीट नहीं करा, बहुत उसको पेट में पता नहीं कौन सी बीमारी लग गई, जिसे कहते हैं ना नेक्स्ट लेवल सफरिंग। ना पैसों के लेवल पे, हेल्थ के लेवल पे, ना रिलेशन है, ना पैसा है, ना हेल्थ है, ज़िंदगी मतलब धरती पे ना रख, ठीक है। अब जो मैं आपको रेफरेंस लेकर बता रहा हूँ, जिन्होंने इसका आकाशिक रिकॉर्ड एनालिसिस करा था, उन्होंने जब ये जानने की कोशिश करी क्या इसकी माफ़ी है, तो यूनिवर्स से ये रिप्लाई आता है कि इसकी माफ़ी नहीं है। उसे वो भुगतना ही पड़ेगा, वो भुगतना पड़ेगा। धर्म परिवर्तन वाला एक जो टास्क है वो उस कैटेगरी में आ गया कि उसकी कोई माफ़ी नहीं है, नहीं है। मतलब जितना मैंने रिसर्च करी है उस आपकी, हाँ, आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग वही या फिर ये बोल सकते हैं कि क्योंकि उसने 600 से ज़्यादा लोगों का करा, बहुत निर्दयता से करा, तो शायद उसकी नहीं है। बट हाँ, ये कहीं ना कहीं हाई इंटेंसिटी कर्म में तो आता ही आता है। इसको कभी छोटा मत समझना किसी, आप इसको ऐसे समझो, कोई इंसान है, वो एक लेवल पे है, ठीक है, सबके रास्ता है, जैसे ये हिंदू धर्म है, ये सिख धर्म है, ये इस्लाम धर्म है, ठीक है, सब अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं, डेस्टिनेशन सबकी एक ही है, ठीक है। एट द एंड सबको मरना ही है मरना है या भगवान से मिलना है, जो हाँ, भी जिसको भी बोल लो, डेस्टिनेशन सबकी धर्म की एक ही है। सारे धर्म जो है वो एक ही जगह पे ले जा रहे हैं। बट अगर आपने किसी व्यक्ति को एक सीढ़ी पे जो चढ़ चुका है ऑलरेडी, उसको आप नीचे गिरा रहे हो और बोल रहे हो इस सीढ़ी से चढ़ ऊपर, समझ रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी है। होना क्या चाहिए, भगवान एक ही है, सब कुछ एक ही है, तो उसी व्यक्ति को बोलो जहाँ पे जो जुड़ा हुआ है। तो भाई कहीं ना कहीं ये हाईएस्ट इंटेंसिटी के कर्मा में आ जाता है, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया, दृढ़ कर्मा। दृढ़ कर्मा में आप कितनी मेडिटेशन कर लो, कितनी फॉरगिवनेस कर लो, कितना कुछ कर लो, माफ़ी नहीं है उसकी, ठीक है। इससे एक नीचे लेवल की होती है हाई इंटेंसिटी कर्मास जो होते हैं, ठीक है। आपने प्लानिंग कर करके कभी कुछ ऐसे करा, किसी को मरवा दिया या कुछ करवा दिया, ठीक है, उस अच्छा, हाईएस्ट इंटेंसिटी का एक और एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है। कुछ बहुत अच्छे लेवल के अगर आप सेंट्स हैं, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल के सेंट्स हैं जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कनेक्टेड है भगवान से, ठीक है। हाँ, अगर आप उनके साथ कुछ ऐसा कर देते हो, कुछ एक्सट्रीम लेवल पे गलत कर देते हो, ठीक है, तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है वो हाईएस्ट लेवल में आता है, हाईएस्ट इंटेंसिटी वाले कर्मा में आता है। आपने दूसरा हाई इंटेंसिटी कर्मा की हम बात कर रहे थे, तो ये जो हाई इंटेंसिटी कर्मा होते हैं ना, इनकी माफ़ी होती है बट थोड़ा टाइम लगता है, इतनी इजीली नहीं हो जाती, थोड़ा भुगतना पड़ता है, थोड़ा पनिशमेंट सफ़र करनी पड़ती है, बट इतनी इजीली उसकी माफ़ी नहीं हो पाती।
एक होते हैं लो इंटेंसिटी के कर्म, जो हमसे जाने अनजाने में हो रही है, कुछ ना कुछ गलतियाँ हो रही है, जैसे कभी पैर में चींटी आ गई है, इनकी माफिया जो होती है वो इजीली मिल जाती है। मांग सकते हैं कि माफ़ी मांग के मिल जाएगी उनको। हाँ, बट कोई ये ना समझे कि मैं किसी के साथ गलत कर दूंगा और फिर माफ़ी मांग लूंगा, तो नेचर इज़ मोर स्मार्टर देन यू। हाँ हाँ, चीटिंग टाइप सोचो कि कैसे धोखेबाजी कर रहे हो, दगाबाजी कर रहे हो और फिर बोल रहे हो कोई नहीं मैं माफ़ी मांग लूंगा, हाँ, तो उसकी माफ़ी नहीं है। उसकी माफ़ी नहीं है फिर, क्योंकि नेचर इज़ मोर स्मार्टर देन यू एनीवेज। तो दोस्तों पिछली बार हमारे कुछ दर्शकों ने हमें अपनी कुंडली भेजी थी, तो चलिए फिर तुषार भाई के साथ उन कुंडली का एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या है उनकी कुंडली में और क्या उनकी किस्मत जागेगी या क्या होगा। तो तुषार भाई पहले स्टार्ट करते हैं मयंक की कुंडली से। मयंक जी हैं हमारे दर्शक। तो मयंक जी, जैसे मैं आपकी कुंडली देख पा रहा हूँ, आपकी कुंडली में जो सेजिटेरियस साइन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उसमें 2 ग्रह बैठे हुए हैं, जुपिटर और मून, और जुपिटर अपने ओन साइन में बैठा हुआ है। इसका क्या मतलब है, सेजिटेरियस साइन जो होता है वो फ्री फ्लो ऑफ लक का होता है। आप जिस भी काम में हाथ डालोगे उस काम में अच्छी खासी कामयाबी हासिल कर लोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी चीज़ में अंबानी बन जाओगे या कुछ ऐसा है, बट आपके जीवन में बाधाएं जो होगी, आप बाधाओं से इजीली पार कर पाओगे। आपको कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई एडवाइज़र, आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसोगे, कोई ना कोई गुरु एडवाइज़र, कुछ ना कोई आपको मिल जाएगा उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने वाला। ये इस कुंडली की खासियत है, क्योंकि इस कुंडली में सेजिटेरियस साइन और 9th हाउस बहुत ज़्यादा मजबूत है। और आपका सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी शुक्र की महादशा 2023 तक चली है, अगस्त 2023 तक। और शुक्र जो है आपकी कुंडली में 8वें घर का मालिक है। 8वां घर होता है हमारे अनअर्न्ड मनी का। हम एक ऐसी चीज़ जो हमने नहीं बनाई बट हमें मिल गई, विरासत में मिल गई या किसी तरीके से मिल गई, इसे कहते हैं अनअर्न्ड मनी। तो और दूसरी चीज़ क्या है, ये मैच्योर होता है हमारी 24 साल की उम्र के बाद, जो कि लगी आपकी 2020 से। तो आपने भी नोटिस करा होगा, जब आप 2020 में आप 24 साल के हुए होगे, उसके बाद आपकी लाइफ में अनअर्न्ड मनी का फ्लो बहुत अच्छा खासा बढ़ गया होगा। ये तो हुई इस कुंडली की एक और अच्छी बात। दूसरी चीज़ जो मैं इस कुंडली में बताना चाहूँगा, आपकी लाइफ में एक भाग्योदय का पीरियड जिसे हम कहते हैं, जिसमें आपकी लाइफ में आपकी सारी चीज़ें पॉजिटिव होने लग जाती है। कैश फ्लो पॉजिटिव होता है, आपकी मोटी मोटी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव होती है। एक भाग्योदय का पीरियड है जो कि 31 साल की उम्र के बाद आने वाला है, और वो भी बहुत अच्छा है। तो आपका फ्यूचर इन शॉर्ट मुझे देख करके इस कुंडली में बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा है। आप जिस भी प्रॉब्लम में फंसोगे उसमें बाहर कहीं ना कहीं से आ ही जाओगे, कोई इसमें डाउट नहीं है। शादी को लेकर क्या ख्याल है आपके? शादी में दावत खाने को कब मिलेंगी मयंक जी की शादी की? तो भाई देखो, इस कुंडली में ना जो 7th हाउस है, 7th हाउस में राशि कौन सी पड़ रही है, मार्स की, मेष राशि। मेष राशि होती है मंगल की, और मंगल जो है वो मयंक जी की कुंडली में नीच का है, डेबिलिटेट है। नीच का मतलब होता है हर ग्रह एक राशि में अपनी बहुत स्ट्रेंथ में होता है, एक राशि में सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है। जिस राशि में वो सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है उसे कहते हैं नीच की राशि, ठीक है। तो 7th हाउस का लॉर्ड इस कुंडली में डेबिलेटेड है, नीच का है। अच्छा, ठीक है। बट इनकी कुंडली में 7th हाउस को गुरु भी एस्पेक्ट कर रहा है, बृहस्पति भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं गुरु उसको सपोर्ट कर रहा है और मंगल उस चीज़ को निगेट कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? और ये जो पीरियड चल रहा है ये इनकी 27 साल की उम्र लगी हुई है। 27 से 28 में कहीं ना कहीं मंगल पीक पे होता है, राइट। तो इनके जो शादी के योग बन रहे हैं वो मैं आपको योग बताता हूँ। 2-3 कॉम्बिनेशन इनकी शादी के बन रहे हैं। एक है जस्ट नेक्स्ट 6 मंथ का, दिसंबर 2023 से जून 2024, ठीक है। योग बन रहे हैं। मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, हाँ। हर चीज समझ रहे हो, हाँ, कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो इस योग में प्रोबेबिलिटी कम है शादी की, लेकिन योग बन रहा है, हो सकती है, पहली चीज। दूसरा योग इनका बन रहा है सितंबर 2025 से जून 2026, जब इनका गुरु का अंतर्दशा चलेगी, और उस समय गोचर में भी गुरु एग्जॉल्टेड राशि में होगा, और वो योग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उस टाइम मतलब होने के ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है उस टाइम पे। इन केस वो योग भी पास हो जाता है कुंडली में, तब इनकी चंद्रमा की जो महादशा आएगी वो आएगी अगस्त 2029 में। अच्छा। तो वो योग उन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, ये समझ लो आप। ये 3 योग इनकी 3 लाइफ के स्पैन ऐसे बन रहे हैं। 2029 के बाद तो डेफिनेटली हो जाएगी। नहीं हुई तो उससे मैं ये नहीं कह रहा हूँ उससे पहले नहीं होगी, उससे पहले भी हो सकती है, क्योंकि 2025 से 26 वाला योग भी बहुत स्ट्रांग है। बट जो अगले 6 महीने हैं वो भी योग है, बट वो उतना स्ट्रांग नहीं है,
उसकी ओके, प्रोबेबिलिटी समझ थोड़ी गया। कम है। जो अभी 6 महीने वाला है, यस आगे वाले ज़्यादा अच्छे हैं। यस। चलो मयंक जी, खुशखबरी आपके लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने दूसरे दर्शक की कुंडली एनालाइज करना। तो बताइए तुषार भाई। तो जो दूसरे दर्शक है हमारे, उन्होंने हमें मना करा है नाम रिवील करने के लिए। हाँ तो उनको हम उनके इनिशियल से नेम करेंगे। उनका इनिशियल्स है PSR, ठीक है। तो PSR आपकी जो हमने कुंडली देखी है, आपकी कुंडली में जो आपका एक अच्छा पीरियड आ रहा है, आपकी कुंडली में 2028 के बाद से आपकी वीनस की महादशा आ रही है, और वीनस आपका 5th हाउस में बैठा हुआ है टॉरस साइन के अंदर। ये महादशा आपको लाइफ में अच्छा खासा पैसा भी देगी और स्टेटस भी देगी। आपकी जो कुंडली है वो एज फार एज फेम इज़ कंसर्न्ड, फेम का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अमिताभ बच्चन लेवल फेम या SRK लेवल फेम, मीन्स कि आपको अच्छा खासा सोशल रिकॉग्निशन मिलना, उस पर्सपेक्टिव से ये कुंडली बहुत अच्छी है। आप खुद देखेंगे आफ्टर 2028 आपको लाइफ के अंदर अच्छा खासा लेवल पे एक सोशल रिकॉग्निशन मिलेगा, लोग आपको अच्छा खासा अच्छे खासे लेवल पे जानेंगे, और ये धीरे धीरे विद टाइम बढ़ता रहेगा। 35 की एज में भी ये और अच्छे से बढ़ेगा, एंड रिमेनिंग एजेस भी है जिसमें ये चीज़ें बढ़ती रहेगी। कुंडली का बस एक नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगता है, जो कि आपको अभी उसके सिम्टम नहीं आएंगे, बट आफ्टर 35 उसके सिम्टम्स थोड़े से स्ट्रांगली आएंगे, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि अभी वो सिम्टम्स उतने स्ट्रांगली नहीं आएंगे जितना आफ्टर 35 आएंगे। प्रॉब्लम क्या है, शनि और चंद्रमा, सैटर्न और मून, ये दोनों साथ में बैठे हुए हैं। जब ये साथ में बैठते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं विष योग, और ये लाइफ में मेंटल इश्यूज बहुत पैदा करता है, जैसे कि रिलेटेड टू ओवर थिंकिंग। आप एक ओवर थिंकिंग जोन में चले गए, या आप एक ऐसी सिचुएशन में चले गए कि आप चिड़चिड़े होने लग गए, छोटी छोटी बातों पे आप चिड़चिड़े होने लग गए, गुस्सा आने लग गया। ये कुंडली का एक नेगेटिव पॉइंट है जो कि आपको अभी नहीं दिखेगा, आफ्टर 35 की एज में दिखेगा। बाकी आपकी कुंडली फाइनेंसिस के मामले में ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है बट अच्छी खासी है, ऐसा नहीं है। आपकी वीनस की महादशा बहुत अच्छा आपको फ्रूट्स देकर जाएगी, बट सोशल रिकॉग्निशन के मामले में ये कुंडली बहुत ज़्यादा अच्छी है। और यदि आपकी कुंडली है और आप चाहते हैं हम आपके लिए फ्री एनालाइज करें, तो आप भी हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज यूथ कनेक्ट 1 पर भेज सकते हैं, तो हम आपका फ्री में एनालाइज करके देंगे। जो भी होगा हम आपको इसी तरह से बताएंगे जैसे अभी तुषार भाई ने 2 लोगों का बताया। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय और अपना ख्याल रखें।